नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं वीरत दुबे। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं जिस मुद्दे पर, वो दिन हिरोशिमा दिवस के नाम से जाना जाता है। और आप सब लोगों को मालूम है कि 6 अगस्त 1945 को जापान पर अमेरिका द्वारा परमाणु हमला किया गया था। तो आज के इस इवेंट में हम लोग यही जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो परमाणु हमला हुआ था ये किन परिस्थितियों में हुआ होगा, इसके क्या परिणाम निकले, और जो दुनिया भर में एक नई प्रणाली शुरू हुई जिसमें कई सारे देशों ने आगे चल करके परमाणु हथियार अपने पास रखने शुरू किए या प्रारंभ किए, उनके ऊपर भी हमारी चर्चा रहेगी। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि भारत में परमाणु की जो नीति है या परमाणु हथियार रखने की जो नीति है वो किस प्रकार की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसको आप GS पेपर 1 में हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जोड़ करके देख सकते हो, क्योंकि विश्व इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में उसकी परिणतियां और किस प्रकार से युद्ध का समापन हुआ है उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो GS पेपर 1 की दृष्टि से आज का ये टॉपिक आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। 6 अगस्त 1945 ये डेट निश्चित रूप से इतिहास के पन्नों में एक अच्छे कह सकते हैं कि भावनाओं के साथ दर्ज नहीं की जा सकती, क्योंकि ये विनाश की बहुत ही बड़ी जो विनाश लीला है उसको प्रदर्शित करने वाला एक दिन है। तो 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था और इसी के 3 दिन बाद नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम जो है वो गिराया गया, परमाणु हमला जो है वो किया गया। नागासाकी और हिरोशिमा ये जापान के 2 महत्वपूर्ण जगहें थी, लेकिन उस दौरान जिस दौरान ये परमाणु हमले किए गए हैं, आपको मालूम है कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो समय है, वर्ल्ड वॉर 2 जिसे आप कह सकते हैं। और उस वर्ल्ड वॉर 2 के समापन का जो इवेंट है, तात्कालिक कारण जो है जिसे आप गिना जा सकता है, वो तात्कालिक कारण ही अमेरिका द्वारा जापान के इन 2 शहरों पर किया जाने वाला जो ये परमाणु हमला है उसे माना जाता है। साल 1945 की बात करते हैं। 1945 को 6 अगस्त को टिनियान द्वीप, ये वही द्वीप है जहां से आप देख सकते हैं कि B-29 बॉम्बर जो है वो जापान की तरफ चला और जापान के नागासाकी वाला जो इलाका है, हिरोशिमा वाला जो इलाका है, उस हिरोशिमा वाले इलाके पर जाकर के परमाणु हमला करता है। और ये जो बॉम्बर है, इस बॉम्बर का नाम है इनोला गे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये इनोला गे और उसकी जो उस बॉम्बर की जो टीम है उसका एक यहाँ पर व्यू दिखाया गया है। और इन सब चीजों को अमेरिकी राष्ट्रपति के कह सकते हैं कि संदर्भ में या फिर उनकी जानकारी में किया गया था और उनके प्लानिंग के तहत किया गया था। इसके लिए पहले उन्होंने पॉलिसी बनाई थी, यानी कि समिति बना करके इसके ऊपर बाकायदे काम किया गया था। उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे वो थे हैरिस एस ट्रूमैन। ठीक है, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम भी आपको ध्यान रखना है, मिस्टर हैरिस एस ट्रूमैन। तो हैरिस एस ट्रूमैन जो हैं उन्होंने इस हमले का कह सकते हैं कि आदेश दिया, या यूं कह सकते हैं कि उनके ही जानकारी में इस हमले को किया गया। जब हम हिरोशिमा की बात करते हैं तो हिरोशिमा पे भी कह सकते हैं इसका इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा रहा और नागासाकी पे इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा हमको कम देखने को मिलता है। जापान का जो होन्शु द्वीप है उस पर यह शहर बसा हुआ है जिसका नाम है हिरोशिमा, और हिरोशिमा के साथ साथ उस समय 5 शहरों पर परमाणु हमले की तैयारी करी गई। लेकिन इनमें में से 2 जो शहर हैं उनका नाम आप सुनते हैं, एक तो हिरोशिमा का नाम सुनते हैं और एक नागासाकी का सुनते हैं। तो जब हिरोशिमा की बारी आई तो हिरोशिमा के साथ साथ एक और वहां की जगह है जिसका नाम है कोकुरु या कोकुरा। ठीक है, जैसे आप यहां पर देख भी पा रहे हैं कोकुरा, इस पर भी परमाणु हमले के बारे में इस प्लेस को भी चुना गया था। इसके अलावा क्योटो, तो एक तो आपका ये कोकुरा है, कोकुरा। इसके अलावा दूसरा जो शहर था वो क्योटो था। आपने क्योटो नाम जरूर सुना होगा, जापान का बहुत ही फेमस जगह है। और तीसरा जो था वो नीशाता था। क्या था? नीशाता। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जब परमाणु हमले की तैयारी करी गई तो उस समय कोकुरा, क्योटो और नीशाता सहित जो हिरोशिमा है इसको टारगेट करने की बात करी गई थी। तो शुरुआत में ये 4 शहर हैं, लेकिन आगे चल करके जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने इसमें परिवर्तन किया, चेंजेस किया अमेरिका के। ठीक है, और इसमें जो ये आपका कोकुरा शहर जो है इसको हटा करके इसकी जगह पर एक नया शहर चुन लिया गया जिसका नाम था नागासाकी। तो आगे चल करके नागासाकी पर भी
ये परमाणु हमले किए गए। अब उस समय इन दो शहरों को चुनाव करते समय किस किस तरीके की सोच रही होगी, इस पे कुछ लोगों का मानना है कि इसमें शायद अमेरिका ने इस दौरान ये सोचा कि ऐसे शहर को टारगेट किया जा सकता है, ऐसे शहर को टारगेट किया सकता है खासकर जहां पर जापानी संस्कृति पर हमला ना हो। तो जापानी संस्कृति को बचा करके ध्यान में रखते हुए इस जगह का ध्यान रखा जाए कि उसकी जो सांस्कृतिक विरासतें हैं वो नष्ट ना हो, अदरवाइज काफी बड़ा नुकसान किया जा सके जापान का अमेरिका के द्वारा। उसका भी कारण है, यहां पर आप देख ही सकते हैं, उसका कारण यही है कि जो मित्र राष्ट्र हैं, ठीक है, तो दो तरीके के राष्ट्र थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल थे, एक तो मित्र राष्ट्र और दूसरे धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों की तरफ से अगर देखा जाए तो जापान जो है वो ये इस द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो रहा था, और अमेरिका जो है वो इसका विरोध करते हुए इसे जब जर्मनी के ऊपर कंट्रोल कर लिया जाता है तो उसके बाद जापान पर कंट्रोलिंग के लिए इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं, उसे बुरी तरीके से परास्त करने के लिए। ये जो हमले हुए हैं 6 अगस्त और 9 अगस्त को, ये जो परमाणु हमले हुए हैं उसमें 1,40,000 और लगभग 74,000 जो दूसरा वाला हमला हुआ है उसमें इतने लोग तात्कालिक रूप से मारे गए हैं। लेकिन कुछ लोग जो है अपनी जान बचा पाने में किसी प्रकार से सफल हुए, या फिर जो जिनको थोड़ा बहुत संक्रमण हो गया वो जो परमाणु हमला हुआ उसके कारण, तो लगभग 2 लाख लोग जो है वो हिबाकुशा के रूप में जाने गए। तो ये हिबाकुशा वही लोग हैं जो इस परमाणु हमले में किसी तरीके से खुद को बचा सके, या फिर यूं भी कह सकते हैं जिन पर जो है जो परमाणु हमले के बाद जो संक्रमण फैला है जिस प्रकार से, उससे बच करके निकलने, उसमें थोड़ा बहुत प्रभाव आया कुछ लोगों के ऊपर, कुछ थोड़े बहुत इफेक्ट्स जो है वो देखे गए, लेकिन वो जान उनकी नहीं गई। मतलब जैसे किसी का अंग भंग हो गया, शरीर गलने से लगा, या फिर उसके ऊपर जिस प्रकार से नेगेटिव इंपैक्ट शरीर पर हो सकते थे लोगों के, उस तरीके के जो लोग थे उनको क्या बोला गया, उनको बोला गया हिबाकुशा। और इन हिबाकुशाओं की संख्या जो है लगभग 2 लाख लोगों के आसपास हुई। तो एक व्यापक तौर पर देखा जाए तो नरसंहार है ये एक तरीके का, और सामाजिक, सांस्कृतिक और जो वहां की भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो सब चीजें इस हमले के बाद से प्रभावित हो गई। तो ये आप जगह देख सकते हैं, ये जापान का नागासाकी है, ये जापान का हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहर हैं। आप देख सकते हैं 9 अगस्त और 6 अगस्त को इस तरीके की ब्लास्टिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। परमाणु हमलों में कुछ पुलिस वालों ने अपनी जान बचाई थी। ये पहले परमाणु हमले की बात करी जा रही है जो कि हिरोशिमा में हुए थे 6 अगस्त को। हिरोशिमा में अपनी जान बचाने के लिए जो कुछ पुलिस वाले थे वो जब इस तरीके का ब्लास्ट हुआ, जो चमक आपको देखने को मिली, उसको देख करके ये लोग थोड़ा सा डक हो गए, मतलब झुक गए या लेट गए, छुप गए इस तरीके से। तो छुप कर अपनी जान बचाई थी। तो ये एक विशेष तरीका था जिससे जो ये परमाणु हमला था उसके प्रभाव से बचा जा सकता था। तो इस इवेंट को बोला गया डक एंड कवर। और इस डक एंड कवर वाली खबर को, ये जो कि इस तरीके से हम अपने आप को बचा सकते हैं, इस चीज को 9 अगस्त के पहले, यानी 6 अगस्त को ये हमला हुआ है, और 6 अगस्त के पहले अगर 6 अगस्त के बाद अगर 9 अगस्त पे दूसरा हमला होने जा रहा है, तो इस दौरान जो है अगर देखा जाए तो क्या किया गया कि इसमें शामिल कर लिया गया इन सब चीजों को कि भाई इस तरीके से जान बचाई जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि इसी वजह से, आप देख सकते हो यहां पर इसी वजह से कि जो परमाणु हमला हुआ है जो दूसरा वाला, उसमें कम जाने गई हैं। आप यहां पर डिफरेंसेस आप देख सकते हो, 74,000 है, और पहले वाले में आप देख सकते हैं 1,40,000 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है यहां पर। ठीक, तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। ये डक एंड कवर एक प्रोसेस था, छोटा सा पॉइंट है। अब एक इंपॉर्टेंट नाम यहां पर आ रहा है, लिटिल बॉय। ये उस परमाणु बम का नाम है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये लिटिल बॉय है इस तरीके का। ये उस परमाणु बम का नाम है जो कि हिरोशिमा पर गिराया गया था, और इसका वजन जो है करीब 9,700 पाउंड यानी कि 4,400 किलोग्राम के आसपास था, और इसकी लंबाई 10 फुट और व्यास जो है वो 28 इंच था, 28 इंच का इसका व्यास था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि काफी प्रभावशाली ये बम रहा है। और जब ये हमला हुआ तो एक जैसे गुबार सा उठा धुएं का, जैसे मशरूम की आकृति का पूरा एक गुबार उठा, जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको यहां पर दिखाया, इस तरीके का आप देख पाते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस तरीके से कितने सारे लोग यहां पर मारे गए। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध को धुरी शक्तियों के गठबंधन के रूप में अपने आप को शामिल करते हुए लड़ाई लड़ी थी। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। इसकी वजह से जो मित्र राष्ट्र थे वो कहीं ना कहीं जापान के दुश्मन भी बने हुए थे। इससे पहले एक घटना और घटित हुई थी कि जापान ने पहल करते हुए अमेरिका के पर्ल हार्बर पर, जो कि उनका हवाई कह सकते हैं स्टेशन था, उस पर हमला कर दिया था,
जिसका बदला भी अमेरिका लेना चाहता था। तो ये भी एक तात्कालिक परिणाम के तौर पर देखा जा सकता है कि ये रिएक्शंस यहां पर किए गए। इस घटना के बाद जापान में तमाम प्रकार की राजनीतिक और सैन्य जो है वो सुधार होते हुए जरूर दिखाई दिए हैं। सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो इस तरीके से देश जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, लेकिन इस बर्बादी का कारण अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं यूएस ही रहा है। यूएस और उसका जो परमाणु हमला रहा है उसके कारण ही ये हुआ है। लेकिन इस घटना के पश्चात जो है जापान में जो राजशाही है वो समाप्त हो गई। हालांकि लोकतांत्रिक जो चीजें हैं वो एस्टैब्लिश होनी शुरू हुई, लेकिन प्राथमिक तौर पर अगर देखा जाए तो राजा जो है वहां पर केवल नाम का रह गया। तो एक सुगठित लोकतंत्र का निर्माण यहां पर तेजी से हुआ अमेरिका के इंटरफियर से। तो एक सुधार हमको यहां पर ये देखने को मिला है। तमाम सारे सैन्य सुधार भी हमको देखने को मिले, किस रूप में उसको भी हम चर्चा करेंगे। इसी के परिणाम स्वरूप तुरंत जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो युद्ध विराम के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, एकदम कह सकते हैं कि विचित्र प्रकार का था, इसको किसी ने भी कभी भी फेस नहीं किया था। और इस हमले से पहले हालांकि अमेरिका ने जापान को थोड़ा सा धमकी जरूर दिया था, लेकिन उस धमकी को बहुत ही लाइटली लिया था जापान ने, क्योंकि उसे यह अंदाजा नहीं था कि यहां पर परमाणु हमला भी हो सकता है। लोकतांत्रिक संविधान जो है जापान को मिल गया। तमाम सारे भूमि सुधार के तरीके जो है अपनाए गए जापान के द्वारा, और कई सारे आर्थिक सुधार भी इसके उपरांत हमको देखने को मिले। हालांकि इसमें पश्चिमी देश और खासकर अमेरिका का यूज जो है वो जापान ने काफी अच्छी तरीके से किया है या साथ लिया है। अब जब हमले हुए थे तो हिरोशिमा और नागासाकी को इसीलिए टारगेट किया गया था कि वहां के जितने भी उद्योग वगैरह हैं वो नष्ट हो जाएं। ठीक है, इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो नष्ट हो जाएं, जिससे कि हम पूरी तरीके से जापान की कमर तोड़ सकें। वो कहा जाता है ना, जब हम मद में होते हैं और जब अहंकार में होते हैं और जब हम किसी को नष्ट करने के दृष्टिकोण से युद्ध लड़ रहे होते हैं तो हम उस समय उसके युद्ध उपरांत होने वाले जो परिणाम हैं उस पर ध्यान नहीं दे पाते। और जब हमला समाप्त हो जाता है तब हमें समझ में आता है कि हमने कितना बड़ा विनाश कर लिया। इतिहास में ऐसे कई सारे युद्ध भरे पड़े हुए हैं। जैसे आपने कलिंग वॉर के बारे में भी देखा होगा कि अशोक ने जब कलिंग को पूरी तरीके से नष्ट किया तो नष्ट करते समय उसे ध्यान नहीं आ रहा है कि कितना नष्ट किया है, परंतु उसके पश्चात उसे आभास हुआ कि कितना भारी नुकसान हुआ, और फिर जाकर के उसने उसको एक गिल्टी फील करते हुए सुधार करने का प्रयास किया। तो वही कुछ यहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है। तो जो कारखाने या उद्योग धंधे नष्ट हो गए थे उसकी जगह जो है वो नए कारखानों ने ले ली है, और नए कारखानों ने बहुत तेजी से ये जगह ले ली है, क्योंकि जो जापान की जो सैन्य व्यवस्था है उसको काफी हद तक ओवरकम कर लिया है इस समय की कंडीशन में अमेरिका ने। तो अब यहां पर उद्योग धंधों का विकास तो तेजी से हो रहा है, और इस उद्योग धंधों के विकास में एक निगेटिव काम भी हुआ है। वो ये है कि लगभग पूरा जो जापान है वो इंडस्ट्रियलाइज्ड होना शुरू हो गया। बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इसके अंदर विकसित होना शुरू हुआ। अब जापान में बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, जापान में जो बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको एक अच्छा मार्केट जो है वो कहां पर मिलना शुरू हो गया, यूएस में मिलना शुरू हो गया, जिसकी वजह से जो आर्थिक समस्याएं जो उस समय तात्कालिक रूप से उत्पन्न हुई थी उन आर्थिक समस्याओं से भी इसको निजात जो है कहीं ना कहीं मिलनी शुरू हो गई। तो इस पॉइंट में ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो कि यूएस में उसके तमाम सारे जो व्यापार की नीतियों के जो रास्ते हैं वो खुलने शुरू हो गए थे। जापान रक्षा और सैन्य शक्तियों के लिए अपने पश्चिमी सहयोगियों पर निर्भर हो गया। खास तौर से यूएस जो है वो इसकी आर्मी की पूरी गारंटी लेता है या इसकी सुरक्षा की पूरी गारंटी लेता है, और इसीलिए अब अपनी सुरक्षा को लेकर के ये जो जापान है बहुत ज्यादा चिंतित नहीं रहता है, क्योंकि उस पर हमला करने का मतलब हो जाता है कि आप अमेरिका के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो जब सैन्य शक्ति के तरफ से अगर हम देखें या सैन्य खर्चों की तरफ से अगर हम देखें, अगर इनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है तो फिर ये अपनी सारी चीजों का डेवलपमेंट जो है वो तमाम सारी इंडस्ट्री को डेवलप करने में और तमाम सारे कह सकते हैं कि जो प्रायोगिक या फिर वैज्ञानिक पद्धतियां हैं उसको डेवलप करने में लगा सकते थे, और ऐसा हुआ भी। लेकिन इन सब के कारण जो है आगे चलकर कुछ पर्यावरणीय समस्याएं भी हमको देखने को मिली, जैसे कि परमाणु हमला होने के पश्चात भी परमाणु विकिरण जो है वो जारी रहा, और इस कारण से वहां पर आने वाली जो जनरेशन्स रहीं वो इस परमाणु हमले के विकिरण से अभी भी प्रभावित रह रही थी। तो इनसे जो नवजात शिशु थे उनके अंदर तमाम प्रकार की विकृतियां और तमाम सारे जो रोग हैं यानी बीमारियां जो हैं वो उनमें लगातार होती हुई नजर आई। तो स्वाभाविक सी बात है कि जापान ने अपने आप को मेडिकल इंडस्ट्री में अपने आप को अव्वल रखने का जरूर प्रयास किया होगा, खासकर तब जब आप टेक्नोलॉजिकली अगर स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं। तो ये भी हमको देखने को मिला। लेकिन जब परमाणु हमला हुआ तो उससे तमाम प्रकार की जो भौगोलिक परिस्थितियां थी वो भी बदल गई, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया जो है
वो हमले में नष्ट हो गया था। बहुत ही बड़ा एरिया, करीब 13 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है वो हिरोशिमा के समय में नष्ट हुआ, और करीब 6.5 वर्ग किलोमीटर के आसपास या 6.7 वर्ग किलोमीटर के आसपास का जो एरिया है वो नागासाकी के हमले में नष्ट हुआ। नागासाकी के हमले में नष्ट होने वाला एरिया हिरोशिमा में नष्ट होने वाले एरिया की तुलना में थोड़ा कम है। उसका कारण ये है कि वहां पर जो नागासाकी वाला जो एरिया है वहां पर पहाड़ियां भी स्थित थी, जिसकी वजह से वो विकिरण जो है वो दूर तक फैल नहीं पाया। हालांकि तमाम सारी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो इसके आने का कारण यहां पर बन गई, क्योंकि ज्योग्राफिकल इम्बैलेंसिंग जो है जापान में बहुत ज्यादा हो गई, और फिर तमाम सारे भूकंप आना या फिर समय समय पर सुनामी इत्यादि की घटनाएं आम बात यहां पर होनी शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके से तमाम सारी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनका एक श्रृंखला यहां पर शुरू हो जाता है, जिससे जापान को एक बार फिर से आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है और सामाजिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब देखिए, केवल यहां पर यही नहीं हुआ कि वो युद्ध ही हारा है, लेकिन कितनी सारी चीजें खोई हैं और लगातार आगे आगामी वर्षों में वो खोती रही हैं। इन सब चीजों को खोने के बाद जापान आज स्ट्रांगली खड़ा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं उसके अंदर सेल्फ जो मोटिवेशन है वो काफी तीव्र काम किया है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि औद्योगिकीकरण जो है वो तेजी से बढ़ावा दिया गया, औद्योगिकरण जिसको बोल सकते हैं औद्योगिकरण या औद्योगिकीकरण जो है उसको जब तेजी से बढ़ावा दिया गया तो उसका परिणाम ये हुआ कि ऑलमोस्ट जापान का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो इंडस्ट्रियलाइज्ड होना शुरू हो गया। जो रूरल रीजन्स थे, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं इंडस्ट्रीज की ओर, और इसकी वजह से धीरे धीरे ग्रामीण सेक्टर जो है वो खत्म होता चला जाता है। तो गांव जो है वो जापान से धीरे धीरे कह सकते हैं उनका ह्रास होना शुरू हुआ या उनके अंदर कमी आनी शुरू हो गई। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जापान को इस हमले का नुकसान भी उठाना पड़ा है। अगर हम परमाणु हमले की बात करते हैं तो परमाणु हमले के बाद तमाम सारे देशों को ये जरूरत महसूस होनी शुरू हुई, क्योंकि यूएस के पास में परमाणु हथियार अब हो चुके थे, जिसका प्रमाण अब पूरे दुनिया को मिल चुका था। तो स्वाभाविक सी बात है कि दूसरे देशों में भी, खासकर रशिया जैसे दो देश हों जो कि काफी बड़े कॉम्पिटिटिव हों या कॉम्पिटिटर हों यूएस के, तो उन लोगों को अब इस या उस जैसी कंट्रीज को अब जरूरत महसूस होने लगेगी कि हमारे पास भी ऐसे हथियार होने चाहिए, वरना अमेरिका जो है वो हमें दबा सकता है। तो इस तरीके की सोच जो है धीरे धीरे विकसित होनी शुरू हुई। उसका परिणाम ये हुआ कि विश्व में कई सारे देशों ने इसे धीरे धीरे अडॉप्ट करना शुरू कर दिया और परमाणु हथियार बनने लगे। वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो यूएसए, रूस, यूके, फ्रांस, चीन, इजराइल, भारत, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, ये वो देश हैं जिनके पास में वर्तमान समय में धीरे धीरे करते हुए परमाणु हथियार हो गए, और ये विश्व के परमाणु हथियार संपन्न देश कहलाए जाते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, भारत सहित पाकिस्तान भी। तो भारत की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत के जो दो बड़े पड़ोसी देश हैं एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक तो पाकिस्तान और दूसरा जो चीन है, ये दोनों ही देश जो हैं वो परमाणु संपन्न देश हैं। ऐसे में भारत की जो परमाणु नीति है वो इन दोनों देशों को देखते हुए, और दोनों ही एग्रेसिव कंट्रीज हैं, तो इन दोनों कंट्रीज के नीतियों को, विदेशी नीतियों को और सैन्य नीतियों को ध्यान में रखते हुए भारत की जो परमाणु नीति है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन भारत की परमाणु नीति इतने दो एग्रेसिव कंट्रीज होने के बावजूद भी इतनी स्टेबल और इतनी शांतिप्रिय है कि इससे तमाम सारे विश्व के दूसरे देशों को सीख लेनी चाहिए। भारत की परमाणु नीति का जो मूल सिद्धांत है वो क्या है? पहले उपयोग नहीं, फर्स्ट यूज नहीं किया जाएगा। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी इंडिया की है। किसके तहत? अगर हम देखते हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसके तहत। तो स्वाभाविक सी बात है कि बुद्ध के देश में पहले हमला करने का तो प्रयास भारत में कभी भी नहीं होगा, लेकिन भारत ने अपने आप को स्वयं इतना सक्षम जरूर बना लिया है कि यदि अगर किसी ने भी भारत के ऊपर हमले करने का प्रयास किया तो इस नीति का दूसरा पहल भी है कि यदि अगर किसी ने परमाणु हमला किया तो उस परमाणु हमले के जवाब में भारत जिस प्रकार के परमाणु हमले करेगा उसका उद्देश्य उस समय सिर्फ यही होगा कि इतना नुकसान किया जाए कि जिस भी कंट्री ने या जिस भी देश ने भारत पर परमाणु हमला किया है वह दोबारा जो है किसी भी प्रकार से इस प्रकार की हरकत करने के लिए सैकड़ों बार सोचने के लिए मजबूर हो जाए। तो जो प्रत्युत्तर होगा वो निश्चित रूप से भयानक होगा, लेकिन शुरुआत करेगा ही नहीं भारत। ये भी एक भारत की तरफ से ओथ है या भारत की अपनी एक शपथ है। परमाणु का इतिहास अगर हम भारत में देखते हैं या परमाणु हथियारों का इतिहास अगर हम भारत में देखते हैं तो इसका पहला परीक्षण 19 मई 1974 को पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उनके शासनकाल में किया गया था या उनके समय में किया गया था।
और आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि पोखरण परमाणु इतिहास के लिए बहुत ही फेमस जगह रही है, क्योंकि वहां पर इसके परीक्षण किए गए थे। इसके बाद पोखरण 2 जो है, जिसका परीक्षण 1998 में, मई 1998 में हुआ है, 11 और 13 मई को लगातार राजस्थान के पोखरण से परमाणु हमले किए गए और यहां पर लगातार 5 परमाणु परीक्षण किए गए। और इसके पश्चात से संपूर्ण विश्व जो है वो एकदम जैसे अनमने सन्नाटे में गुजर गया कि इतना बड़ा परमाणु परीक्षण पूरे विश्व में किसी को इसकी भनक भी नहीं लगने पाई। और इसके बाद भारत की शक्ति को देख करके तमाम सारे जो पड़ोसी देश थे वो भयभीत ही रह गए। इसके बाद भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना करी, यानी 1998 में जो परमाणु परीक्षण हुआ उसके बाद एक बोर्ड का गठन किया गया और इसी बोर्ड ने ही इस सिद्धांत का या इस नियम को लागू किया है कि हमने ये कंफर्म कर दिया है कि हमारे पास है परमाणु हथियार, और हम ये भी प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम इस परमाणु हथियार का प्रयोग किसी भी प्रकार से किसी भी मानव जाति या फिर किसी भी देश को नीचा दिखाने के लिए या फिर उसको डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कि हमारे ऊपर उसका हमला नहीं किया जाता है। तो ये चीज भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना के बाद हुआ था। वर्ष 1999 में भारतीय परमाणु सिद्धांत पर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था और इसी ड्राफ्ट में ये बात कही गई। वर्तमान समय में अगर हम भारत के परमाणु हथियारों की स्थिति के बारे में बात करते हैं तो एक संस्था है जिसका नाम है ये सिप्री, आप नाम देख सकते हो, सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये। और इन्होंने दावा किया है कि जनवरी 2022 तक भारत के पास में 160 परमाणु हथियार थे। देखिए, परमाणु हथियार जैसी जानकारियां भारत कभी या फिर कोई भी देश ऑफिशियली तो इस तरीके से नहीं ही बताता है कि हमारे पास इतने परमाणु हथियार हैं, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो कि गुप्त रहनी चाहिए कि हमारे पास इसका कितना स्टॉक है, भय बने रहने के लिए, या फिर ये सिक्योरिटी का मामला है तो निश्चित रूप से आंतरिक सुरक्षा के मामले को ध्यान में रखते हुए इसका सही डाटा तो नहीं दिया जा सकता है। तो ये अंदाजा लगाया जाता है अलग अलग संस्थाओं के द्वारा। तो ये एक इंटरनेशनल पीस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा इस चीज का अंदाजा लगाया गया है। और ये अंदाजा लगाया जाता है इस बात पर कि भारत के पास में कितना परमाणु मटेरियल जो है वो मौजूद है, उस परमाणु मटेरियल से कितने हथियार बनाए जा सकते हैं। तो इसमें एक अंदाजा ये भी है कि भारत के पास वर्तमान में अगर देखा जाए तो 260 परमाणु हथियार बनाने तक का मटेरियल मौजूद है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो 160 परमाणु हथियार जो है वो भारत के पास में तो निश्चित रूप से मौजूद होंगे ही होंगे। अब क्योंकि जब सारे देशों ने अपने आप को परमाणु हथियार विकसित देश बनाना शुरू कर दिया, तो इसमें क्या दुनिया में सारे देश भारत जैसी सोच विचार वाले हैं? ऐसा तो है नहीं। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये बहुत स्वाभाविक है कि अगर कोई एग्रेसिव कंट्री के हाथ में अगर इस तरीके की चीजें लग जाती हैं तो बहुत तेजी से इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो इस पर कंट्रोल करने के लिए कुछ नीतियां बनाई जानी शुरू करी गई और उस नीतियों को भारत के ऊपर भी लागू करने का प्रयास पश्चिमी देशों के द्वारा किया गया। लेकिन भारत परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनटीपी और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी सीटीबीटी के ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव इसके ऊपर डाला गया, लेकिन भारत ने इसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि भारत ये स्पष्ट करता है कि हम उन देशों में शामिल नहीं हैं जिनको अपने इस निर्णय पर भरोसा ना हो कि हम तब तक हमला नहीं करेंगे जब तक हमारे ऊपर पहला प्रयोग ना किया गया हो। यानी अमेरिका की उस उन्होंने जापान के ऊपर हमला कर दिया बिना सोचे समझे, कहा जा सकता है काफी हद तक। उसके दुष्परिणामों का बहुत ज्यादा ध्यान ना दे करके भारत उस तरीके की सोच रखने वालों में से नहीं है। तो निश्चित रूप से भारत ने अकड़ के साथ हम कह सकते हैं कि हमने इस पर साइन नहीं किया है और ना ही आगे किया जा सकेगा। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो समझ में आया होगा और आज के सेशन में दी गई जानकारी से आप अपने आप को लाभान्वित जरूर महसूस कर रहे होंगे। इसी तरीके के दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर एक बार मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।